से थे बापू, संत फकीरों से थे बापू, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे बापू। सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे बापू, हम सबके दिल में रहते बापू, हम सबके दिल में रहते बापू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, मैं अमित द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी इस बात से परिचित हैं और अवगत हैं कि हम कड़ी दर कड़ी गांधी जी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अर्थात सत्य के प्रयोग पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। पिछले वाले अंश में हम लोगों ने गांधी जी का जो एक अंश था जिसका नाम था मेरी पसंद, उसके बारे में बातचीत की थी। आज हम लोग बात करेंगे सभ्य वेश में। ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया उनका एक अंश है जिसका नाम है सभ्य वेश में। आपको एक बात बता दें यहाँ पर कि हम जितने भी अंशों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कड़ी दर कड़ी जो लेकर आ रहे हैं, वो सभी क्रम से हैं, उनमें कोई क्रम बदला नहीं है। आप सभी अंश को क्रम से सुन भी सकते हैं। उसमें लिखा है एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, इस तरीके से। तो आज का जो अंश है उसका नाम है सभ्य वेश में। आप जानते हैं कि पिछली वाले अंश में हम लोगों ने देखा गांधी जी के विलायत पहुंचने पर उनके मांस ना खाने को लेकर कितनी सारी क्रियाकलाप हुए और अंत में उनको अन्नाहार को लेकर वो एक होटल में पहुंचते और अन्नाहार करते हैं और उसी को फिर वो वहाँ पर खाना खाना शुरू कर देते हैं, अन्न आहार शुरू कर देते हैं। आगे की हम बात करते हैं सभ्य वेश में। मोहनदास आगे बताते हैं कि अन्नाहार पर उनकी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। श्रद्धा का प्रभाव ये हुआ कि एक पुस्तक जो साल्ट की पुस्तक है, पिछले वाले वीडियो में भी इस बारे में जिक्र कर दिया गया है कि जैसे ही वो उस होटल में जाते हैं अन्नाहार के लिए तो वो कांच में लगी हुई एक फ्रेम में एक साल्ट की पुस्तक देखते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। तो बताते हैं कि अन्नाहार के लिए साल्ट की पुस्तक का बहुत उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। इसके बाद अन्नाहार को लेकर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थीं उन सब का अध्ययन बारी बारी से किया और हर एक पुस्तक ने अपना एक प्रभाव छोड़ा। मोहनदास बताते हैं कि सॉल्ट की जितनी भी पुस्तक आती हैं सभी को मैंने पढ़ा। मोहनदास आगे कहते हैं कि हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति, हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नाम की पुस्तक उन्होंने पढ़ी। उस पुस्तक में जितने भी दार्शनिक हुए, प्रसिद्ध लोग हुए, उन सभी के बारे में अन्नाहार को लेकर जिक्र किया गया, पैगंबर को लेकर जिक्र किया गया। मोहनदास बताते हैं कि इस पुस्तक में ईसा और पाइथागोरस के अन्नाहार ग्रहण करने को लेकर सिद्ध किया गया है। इस पुस्तक का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके बाद मोहनदास आगे बताते हैं कि एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की नीति, डॉक्टर एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार की नीति की पुस्तक को भी पढ़ा। इस पुस्तक का भी विशेष प्रभाव पड़ा। इसके बाद डॉक्टर एलिंसन की आरोग्य विषयक पुस्तक को भी इन्होंने पढ़ा। वो बताते हैं कि एलिंसन की जो पुस्तक लिखी गई है वो अन्नाहार पर ज़्यादा जोर देती थी। जब कोई व्यक्ति बीमार होता था तो डॉक्टर साहब उसको अन्नाहार के द्वारा ठीक करने पर ज़्यादा जोर देते थे। वो बताते थे कि कैसे अन्नाहार को और कौन सा अन्नाहार कब ग्रहण करना है और इसका प्रभाव भी उनके ऊपर बहुत पड़ा। और इसको लेकर मोहनदास कहते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग भी किए। तो इस पुस्तक का उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। मोहनदास कहते हैं कि इन सब का प्रभाव ये हुआ कि मेरे जीवन ने अन्नाहार के प्रयोग को लेकर महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। पहले अन्नाहार मेरे लिए आरोग्य विषयक था, लेकिन बाद में फिर धर्म प्रधान हो गया, धार्मिक दृष्टि से सर्वोपरि हो गया और मैं उसी दृष्टि से अन्नाहार ग्रहण करने लगा। इन पुस्तकों के पढ़ने का क्रम जारी था, लेकिन मेरे उक्त मित्र की
जिसका जिक्र उन्होंने पिछले वाले अंश में भी किया है, उसकी चिंता इनके प्रति कम ना हुई। और वो मित्र यानी आज भी मांसाहार ग्रहण करने की बात कहता था, क्योंकि उसको लगता था कि इससे मोहनदास कमज़ोर ना हो जाए। दूसरा, उसको ये भी लगता था कि यदि मोहनदास मांस का सेवन नहीं करेगा तो यहाँ के अंग्रेज लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाएगा, अतः उसको मांस का सेवन करना चाहिए। उसका सोचना भी उचित था, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा खास मित्र था और मैं उसके लिए उसका खास मित्र था, तो मेरी वो चिंता बहुत करता था। मोहनदास आगे कहते हैं कि वो मुझे किसी ना किसी तरह सभ्य बनाने की कोशिश में लगा रहता था। उसको लगता था कि अगर मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा तो मैं सही से पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, मैं सनक जाऊंगा, सनकी हो जाऊंगा। और उसने एक आखिरी प्रयत्न मुझे मांसाहार का सेवन करने के लिए किया। उसने मेरे साथ एक थिएटर में फिल्म देखने का वादा लिया, और हम लोग वादा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक शर्त रखी जाती है कि थिएटर में जाने से पहले हम लोग किसी होटल में खाना खाएंगे। और वो मुझे थिएटर में जाने से पहले एक बहुत महल जैसे होटल में लेकर जाता है, और यह होटल मेरे लिए दूसरा अनुभव था। उस होटल का नाम था हॉर्वन होटल। इस होटल में मेरा मित्र मुझे लेकर जाता है। इससे पहले मैं होटल में केवल विक्टोरिया होटल गया था, उसके बाद ही मेरा दूसरा अनुभव है। होटल में लेकर जाता है, वहाँ सैकड़ों की भीड़ में केवल हम दो मित्र ही एक मेज पर बैठे हुए दिखते हैं। मेरा मित्र खाने का ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाता है। वेटर पास में आता है। ऑर्डर लेने के बाद वो सबसे पहले शोरबा लेकर आता है। शोरबा मतलब सूप। वो मेरे लिए यह भी नया था। मेरे सामने वो शोरबा यानी कि सूप लाकर रख देता है। फिर मैं यही सोचता हूँ इसको खाऊं या नहीं खाऊं। मित्र से पूछूंगा तो वो चिढ़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस वेटर से ही पूछ लेता हूँ कि कहीं इसमें मांस तो नहीं है। मैं जैसे ही वेटर को बुलाता हूँ, इशारा करता हूँ, मेरा मित्र चिढ़कर मुझे डांटने लगता है कि ये इस तरीके का जंगलीपन यहाँ होटल में नहीं चलेगा। इस तरीके का इतना बड़ा जंगलीपन यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हें अगर यही जंगली रिवाज करना है तो तुम एक काम करो, इस होटल को छोड़ दो और सामने कोई छोटी वोटी होटल हो तो वहाँ जाकर खाना खाओ, फिर थिएटर चलेंगे। वो कहता है गुस्से में, और मैं उस आराम से समझ के वहाँ से निकल लेता हूँ। और फिर चारों तरफ घूमता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर एक होटल मिलती है, लेकिन जैसे उसके नज़दीक जाता हूँ तो वो बंद हो चुकी होती है। उसके बाद मैं बिना खाए पिए ही उसके साथ थिएटर में फ़िल्म देखने के लिए चला जाता हूँ। थिएटर में दोनों फिल्म देखते हैं। वो मुझसे बात नहीं करता है और मैं उससे बात नहीं करता हूँ। पिक्चर ख़त्म हो जाती है, हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इन सभी में हम दोनों के बीच की कटुता जो रहती है वो दूर नहीं होती है। लेकिन अंत में उसका प्रभाव ये होता है कि ना वो मुझसे नाराज़ रहता है और ना मुझे उससे कोई द्वेष रहता है, और हम दोनों घुल मिल जाते हैं बाद में। पर मुझे उसकी एक बात समझ में आती है कि वो मुझे भी सभ्य बनाना चाहता है। वो भी मुझे अंग्रेज़ों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाना चाहता है। अतः मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच का जो द्वेष है, डर है, उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अब मुझे भी इस देश में रहने के लिए सभ्य बनना पड़ेगा। मुझे भी यहाँ की सभ्यता तौर तरीके सीखना ही पड़ेंगे। अब मैं भी जंगली नहीं रखूँगा। अतः मैंने भी सभ्यता सीखने के लिए एक छिछला रास्ता चुन लिया
और मैं उस छिछले रास्ते पर चल पड़ता हूँ। मैंने जो अभी तक न किया वो करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। मोहनदास आगे बताते हैं कि विलायत होते हुए भी मैं बम्बई काट के कपड़े पहनता था, पर अब जब अंग्रेज़ों के साथ रहना पड़ेगा तो मुझे अब उनके हिसाब के ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। उन लोगों के बीच सभ्य बनने की दृष्टि से मैं नेवी और आर्मी स्टोर पर अपने कपड़े डाल देता हूँ कि ताकि मैं उन लोगों के बीच सभ्य रहूं। 19 सीलिंग की एक टोपी खरीद लेता हूं, और उस समय ये 19 भी बहुत होते थे। 19 सीलिंग की एक टोपी खरीद लेता हूं और उसको पहनना शुरू कर देता हूं। उसके बाद एक 10 पॉइंट की दिया सलाई दिखाकर एक शाम की पार्टी के लिए कोट भी बनवा लेता हूँ। कोट भी बन जाता है, पैंट शर्ट भी आ जाते हैं, हैट भी, टोपी भी आ चुकी है। ये सब तैयारी के साथ शौकीनों वाले कपड़े मैं पहनना शुरू कर देता हूँ। मेरे सीधे साधे दिल वाले बड़े भाई से मैं 2 पट्टीदार सोने की चेन भी मंगा लेता हूँ, असली वाली, और वो असली सोने की चेन आ भी जाती हैं। मैं उनको भी पहन लेता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अब मुझे सभ्य बनना है, मित्र की नाराज़गी भी दूर करना है, तो अभी इतने तौर तरीके तो मुझे सीखना ही पड़ेंगे। तैयार तो हो गया, पर अब कमी थी तो सिर्फ टाई की। टाई मैंने खरीद ली, लेकिन टाई बांधना मुझे नहीं आता था। मैंने उसको भी सीख लिया। उसके बाद टाई बांधने के लिए आईने की ज़रूरत पड़ती थी। अपने देश में तो जब हजामत होने जाती थी तभी आईना देखते थे। यहाँ तो रोज़ टाई बांधने के लिए आईना चाहिए, तो एक बड़े से आईने में टाई को बांधना सीख लिया। और इस तरीके से पूरे सूट बूट टाई और हैट में मैं अपने आप को सभ्य समझने लगा। पर एक समस्या थी कि मेरे जो बाल थे वो मुलायम ना थे। उनको संवारने के लिए, उनको काढ़ने के लिए मुझे कंघे के साथ द्वंद्व युद्ध लड़ना पड़ता था, तब जाके वो बाल संवार पाते थे। फिर हैट लगाने पर वो बाल फिर से बिखर जाते थे, और ये क्रम हमेशा चलता था। जब भी मैं सभ्य लोगों के बीच बैठता और अपनी हैट निकाल के मेज पर रखता, तो स्थिति यही बनती थी कि मुझे उन बालों को संवारना पड़ता था, और मैं अपने हाथ से उन बालों को संभालता रहता था। ये क्रम चलता रहता था। इतना ही काफ़ी ना था। मैंने सुना था कि अंग्रेज़ लोगों की पार्टी में जाने के लिए नाचना भी ज़रूरी है। तो मैंने एक नाचने का शिक्षक देखा, एक कक्षा देखी। 3 पॉइंट में मैंने वो कक्षा शुरू की। उस कक्षा में मैंने 6 पद सीख लिए। लेकिन जब भी वो वायलिन बजता था तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करता था। 1 2 3 4 इस तरीके की गिनती शुरू होती थी, 1 2 3 4, और उस पर मुझे अपने कदम बदलने होते थे, पर मेरे से वो भी गड़बड़ होती थी। वायलिन के स्टेप तो कम ही समझ में आते थे। फिर सोचा कि अगर वायलिन को नाचना यदि सीखना है तो वायलिन को सीखना पड़ेगा। तो वो कहावत यहाँ पर आती है कि बाबा जी की बिल्ली वाली बात हो गई, कि बाबा जी कहते हैं कि चूहा भगाना है तो बिल्ली, और बिल्ली भगानी है तो गाय, और गाय भगानी है तो इस तरीके से बाबा जी का परिवार बिल्ली, चूहा, गाय इस तरीके से इकट्ठा होता गया और बढ़ता गया। वही कहानी मेरे साथ भी हुई कि नाचना सीखना था तो उसके लिए वायलिन सीखना पड़ा। वायलिन के कक्षक को देखा, 3 पॉइंट रुपए उन्हें दिए और उनसे वायलिन बजाना सीखा। वायलिन बजाना सीखा तो नाचना भी सीखना शुरू कर दिया। वायलिन बजाते बजाते मुझे ऐसा लगा कि
भाषण कला भी आना ज़रूरी है कि जब हम कहीं अंग्रेज़ों के साथ जाते हैं तो भाषण भी आना चाहिए। तो उसके लिए भाषण के लिए भी एक शिक्षक को तैयार किया, उन्हें भी इसकी फ़ीस दी और उनसे भाषण सीखना शुरू कर दिया। और बेल का स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट नामक पुस्तक खरीदी और पिट का भाषण शुरू कर दिया। और बेल ने मेरे गले में एक घंटी टांग दी। जब वो घंटी बजती तब मुझे होश आया कि मुझे विलायत में इतनी सभ्य चीज़ों को सीखने की आवश्यकता क्या है। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, मुझे तो विद्या धन का अर्जन करना चाहिए। मैं कहाँ सूट पैंट टाई टोपी वायलिन नाचना भाषण इन सब में डूब गया। मेरे लिए ये आवश्यक नहीं, ये तो मैं बम्बई पहुंचकर भी सीख सकता हूँ। मेरे लिए तो विद्या धन का अर्जन करना बहुत ज़रूरी है। मुझे जब होश आया तो मैंने भाषण वाले शिक्षक को एक पत्र लिखा और उनसे कहा कि अब मैं अब भाषण कला नहीं सीखूंगा। वायलिन के जो शिक्षक थे वो थोड़े परिचित थे, तो उनको वायलिन भी दे दिया, क्योंकि 3 पॉइंट में मैंने वायलिन भी खरीदा था। तो वायलिन उनको दे दिया और कहा कि जितने भी बिक जाए तो आप बेच देना। और ये पूरी बात मैंने उनको बताई तो वो प्रसन्न भी हुए और नाचना भी मैंने सीखना बंद कर दिया। मोहनदास कहते हैं कि यदि सभ्य बनना है तो इनके लिए ये सब ज़रूरी क्यों, इनके बिना भी तो रहा जा सकता है और सभ्य बना जा सकता है। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ जो कि मुझे विद्या धन का अर्जन करना चाहिए। सभ्य बनने की जो सीख थी लगभग 3 महीने चली होगी और जो पोशाक थी वो बरसों तक चली, तब जाके मैं विद्यार्थी बन पाया। तो ये था मोहनदास का अंश जिसका नाम है सभ्य वेश में। तो आपने देखा मोहनदास ने वहाँ के अंग्रेज़ों के साथ घुलने मिलने के लिए कितने सारे तौर तरीके सीखे, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ कि वो विद्या धन को ही समझने लगे कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी जीवन में हूँ, मेरे लिए ये सब चीज़ें आवश्यक नहीं हैं। और मोहनदास विद्या धन का अर्जन करना शुरू कर देते हैं। वैसी के साथ ये अंश खत्म होता है। अगले अंश का नाम है फेरफार। तब तक लिए मैं अमित द्विवेदी आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।